हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम आकाश। मेरे प्यारे विद्यार्थी, जितने बच्चे 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लेकर आ गया हूँ आप लोगों को साइंस का। ठीक है, और साइंस के एक भी प्रश्न आप लोगों को बचेगा नहीं, और वो भी साइंस में आप लोगों का सिर्फ केमिस्ट्री है। आज वीडियो में केमिस्ट्री सभी खत्म। जितने क्वेश्चन केमिस्ट्री के हैं सभी क्वेश्चन में लेकर आ गया हूँ। एक एक आप लोगों को पॉइंट आप लोगों को समझाने वाला हूँ। अब बहुत सिंपल में आप लोगों का परिभाषा लिख के लेके आया हूँ, वो भी एग्जाम्पल सहित। तो वीडियो को लाइक कर देना। 5,000 टारगेट हमने लाइक के रखा है। ठीक है, और ईमानदारी से आप लोग लाइक करके ही वीडियो आप लोगों को देखना है। केमिस्ट्री के सभी आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म एक ही वीडियो में। इसके बाद केमिस्ट्री का कोई वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आप लोगों को। इसी वीडियो के जितने क्वेश्चन सबको लिखना और इसी को रिवाइज करके एग्जाम में पहुंच जाना। हर साल पूछे जाने वाले प्रश्न मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, और डेट भी लिख के लेकर आया हूँ मैं। जैसा कि पहला प्रश्न मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, और पूरा समझिएगा, पूरा फोकस आप लोग समझने में रखिएगा। जब समझ लेंगे तो उसका आंसर आप किसी तरह से लिख सकते हो एग्जाम में। जैसे पहला प्रश्न हमसे ये पूछा है कि ऊष्माक्षेपी को हम लोग दहन भी कहते हैं, दहन अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी या दहन अभिक्रिया एवं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। देखिए, एनसीईआरटी का प्रश्न है, 2020 में और 2022 में प्रश्न पूछा गया है, 2023 में भी आएगा। अब देखो, ऊष्माक्षेपी जो दहन अभिक्रिया होती क्या, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होता है, बहुत सिंपल है इन टॉपिकों को समझना। देखो होता क्या है, सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, कोष्टक में दहन कर देना, कि दहन अभिक्रिया भी कहते हैं। देखो कह रहा है कि जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी या दहन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, दुनिया की कोई भी रिएक्शन हो रहा है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, तो रासायनिक जब अभिक्रिया होता है तो अभिकारक मिलते हैं, अभिकारक मिलकर उत्पाद बनाते हैं। तो कोई भी अभिकारक अगर मिलकर उत्पाद बना रहा है और उत्पाद में आपको ऊष्मा निकलती हुई प्रतीत हो रही है, कि ऊष्मा निकल रही है उत्पाद के साथ साथ, तो 100% ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। बस जैसे उदाहरण के तौर पे आप देखो, समझ में आ जाएगा आपको। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस का दहन मतलब कि जैसे प्राकृतिक गैस हमने मीथेन ले लिया, उसका सूत्र होता है CH4 गैस, है ना, मीथेन गैस। इसको हमने वायु की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको हमने जलाया, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराया। जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराया तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड बना, गैस, और आपका जल बना, और उसी के साथ ऊष्मा भी निकल रही है। तो देखो ये क्या है, अभिकारक। अभिकारक मिलकर क्या बनाते हैं, उत्पाद। ये सब क्या है, उत्पाद। और उत्पाद के साथ साथ देखो ऊष्मा निकल रही है, तो ऊष्मा निकल रही है उत्पाद के साथ साथ, तो आपको कौन सा है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो वही चीज था ना, कि जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, देखो ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उन्हें हम ऊष्माक्षेपी या दहन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण भी पूछा था, उदाहरण भी हमने बता दिया। ठीक है, नोट कर लो इसको, एक कॉपी, पतली सी कॉपी बना लो, केमिस्ट्री का नोट कर लो, अब उसी को रिवाइज करके एग्जाम में पहुंच जाइएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो क्या है। मतलब प्रश्न क्या, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया भी पूछा था ना। तो ऊष्मा क्षेपी तो हो गया, ऊष्मा शोषी क्या होता है, जस्ट उसका उल्टा होता है। देखो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया ये होता है कि जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है, मतलब पहले ही ऊर्जा को सोख लिया जाता है, उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे, जैसे नाइट्रोजन क्या, हमने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बना, लेकिन यहाँ पे ऊष्मा खर्च हो रही है, तो माइनस लगा दिया हमने। तो जिसमें ऊर्जा खर्च होती है, ऊर्जा अवशोषित होती है, उसे हम ऊष्मा शोषी बोलते हैं। ऊष्मा शोषी मतलब ऊष्मा को सोखने वाला। तो सोखने वाला मतलब कि अवशोषित करेगा तभी तो सोखेगा उसको। बस याद हो गया आप लोगों का। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया भी समझ में आ गया आप लोगों को। इधर ऊष्मा क्षेपी, तो यही आप लोगों का क्वेश्चन पूछता है कि ऊष्मा क्षेपी एवं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ, उदाहरण दीजिए। 4 नंबर के लिए प्रश्न आएगा। एक भी पॉइंट आप लोग छोड़िएगा मत, पूरा लिख के पूरे अंक लेकर आना है आप लोगों को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर दूसरा। देखो यह प्रश्न आप लोगों का 7 नंबर और 6 नंबर के लिए पूछा जाता है। लास्ट में जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के लिए आता है। अगर इसको आपने समझ लिया तो इससे छोटे छोटे प्रश्न आप आसानी से कर पाओगे, क्योंकि प्रश्न ही ऐसा है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं या कितने प्रकार की होती है, उदाहरण सही समझाइए। जितने भी रासायनिक अभिक्रिया होती है सब हम लोग को बताना है इसमें, कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, पहले तो ये बताना है, ये कितने प्रकार की होती है, उदाहरण सहित समझाना है। 2019 में, 20 में, 22 में प्रश्न पूछा गया है। सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। आप हेडिंग डालोगे रासायनिक अभिक्रिया, लिखोगे कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कह रहा है कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ, ठीक है, कम से कम दो या दो से अधिक पदार्थ होना चाहिए, ठीक है, और वह अभिक्रिया कर कर एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे तो ऐसी अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण से और क्लियर हो जाएगा, जैसे मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब मैग्नीशियम की अभिक्रिया हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ किया है तो मैग्नीशियम क्लोराइड बना और हाइड्रोजन गैस बना। तो देखो दो यहाँ पे पदार्थ हैं, और दो पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण कर दिया है।
देखो ये मैग्नीशियम है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और ये नया पदार्थ बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन, नया पदार्थ बना कि नहीं? तो नया पदार्थ बन गया तो उसे हम बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, तो परिभाषा कितना सिंपल है, नोट कर लो। उदाहरण भी हमने दिया है, और वो भी संतुलित उदाहरण है, आपको संतुलित करने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे दो लगाया है, हम संतुलित करके मैं लेकर आया हूँ। चलो, तो रासायनिक अभिक्रिया तभी समझ में आ गया आप लोगों को। फिर नीचे हेडिंग डालेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, और लिखोगे मुख्य रूप से रासायनिक अभिक्रिया निम्नलिखित प्रकार की होती है। कौन कौन सी? तो उसमें पहला प्रकार आ जाता है आप लोगों का संयोजन अभिक्रिया। देखो संयोजन को संकलन अभिक्रिया भी पूछता है, कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ देगा ना कि संकलन अभिक्रिया बताइए, तो लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोनों याद होना चाहिए, संयोजन अभिक्रिया या संकलन अभिक्रिया, दोनों एक ही है। देखो संयोजन अभिक्रिया होता क्या है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकर्मक जुड़कर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। कितना सिंपल है। इस अभिक्रिया में क्या होगा कि दो या दो से अधिक अभिकर्मक जुड़ेंगे और केवल एक ही उत्पाद बनाएंगे, सिर्फ एक ही। तो समझ लीजिएगा कि संयोजन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे देखो दो एग्जांपल, हाइड्रोजन की अभिक्रिया हमने ऑक्सीजन से कराया, तो दो अभिकर्मक हैं, दो अभिकर्मक जुड़कर देखो जल बनाया, मतलब एक ही उत्पाद बनाया, सिर्फ जल। तो एक ही उत्पाद बना रहा है, संयोजन अभिक्रिया। इसी तरह मैग्नीशियम का हमने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। देखो दो अभिकर्मक जुड़कर सिर्फ एक ही मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद बना रहा है, मतलब कि कौन सा अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। तो वही कह रहा है, दो या दो से अधिक अभिकर्मक जुड़कर एक उत्पाद बनाए उसे हम संयोजन या संकलन अभिक्रिया कहते हैं। अब पूरा संतुलित करके लेकर आया हूँ, बस आपको नोट करना है, याद करना है। अब क्या चाहिए, कितना सुविधा चाहिए आप लोगों को। चलो, तो ये तो आप लोगों का पहला इसका था प्रकार, संयोजन अभिक्रिया। दूसरा प्रकार होता है वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया का जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, तो चलो ये भी आप लोगों का आसान ही है। देखो लिखोगे कैसे, हेडिंग डालोगे वियोजन अभिक्रिया और लिखोगे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक, मतलब सिर्फ एक अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। उसका उल्टा है कि नहीं, उसमें क्या हो रहा था कि दो या दो से अधिक अभिकर्मक मिलकर एक उत्पाद बनाता था, लेकिन इसमें क्या होगा कि सिर्फ एक अभिकर्मक रहेगा और वह टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएगा, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन मतलब टूटना, वियोजित हो जाना, टूट जाना। जैसे उदाहरण में देखो फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट को जब हमने गर्म किया, मतलब फेरस सल्फेट आपका क्या अभिकर्मक है, और जब इसको हमने गर्म किया तो फेरिक ऑक्साइड, देखो Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड में, और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड, इसको ट्राई ऑक्साइड बोलते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राई ऑक्साइड मतलब तीन उत्पादों में टूट गया, तो बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। तो देखो एक अभिकर्मक टूटकर कई उत्पादों में विखंडित हो गया, कई उत्पाद बना दिया, तो हम कहेंगे वियोजन अभिक्रिया हुई है। अब बताइए कोई दिक्कत है आप लोगों को? अब पूरा संतुलित किया हुआ लेकर आया हूँ, पूरा नाम लिख कर लेकर आया हूँ। इसको देखो सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं, इसको सल्फर ट्राई ऑक्साइड बोलते हैं, लिख लेना हिंदी में अगर नहीं याद होता है तो। चलो, तीसरा होता है विस्थापन अभिक्रिया। देख लो विस्थापन अभिक्रिया क्या है। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व किसी अन्य कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक में से विस्थापित कर देता है, उस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब देखो क्या रहा, क्या विस्थापन, तो देखो विस्थापन मतलब विस्थापित कर देना। अब विस्थापित वही करेगा जो अधिक अभिक्रियाशील होगा, तो अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व कम अभिक्रियाशील वाला तत्व को उसके यौगिक में से उसको विस्थापित कर दे, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक परिभाषा आप लोग नोट कर लो, उदाहरण से तो और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। देखो जैसे देखो ये कॉपर सल्फेट है और ये लोहा है, ये आपस में अभिक्रिया कर रहा है, तो बना रहा है फेरस सल्फेट और कॉपर। देखो एक चीज ध्यान से सुनना, देखो ये लोहा है, ठीक है। अब लोहा क्या कर रहा है कि लोहा जब अभिक्रिया कर रहा है कॉपर सल्फेट से, तो लोहा जैसे कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया कर रहा है, तो देखो कॉपर को यहाँ पे अलग कर दिया, मतलब लोहा अधिक अभिक्रियाशील है, तभी तो कॉपर को अलग कर दिया। तो देखो अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक में से, मतलब कॉपर सल्फेट में से ही कॉपर को अलग कर दिया, और ये जो लोहा है सल्फेट के साथ मिलकर फेरस सल्फेट बना लिया। तो उदाहरण क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल। आइए आप लोगों का संतुलित, बिल्कुल संतुलित है, संतुलित करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो वही कह रहा है कि अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व कम अभिक्रियाशील वाला तत्व को उसके यौगिक में से उसको विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। और उदाहरण भी हमने आप लोगों को बता दिया। क्लियर हो गया ना? चलो, चौथा देखो, ये है आप लोगों का द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, अब आयनों का आदान प्रदान कैसे होगा देखो, जैसे उदाहरण में ये आपका सोडियम सल्फेट है, एक्वस के फॉर्म, एक्वस मतलब होता है जलीय विलयन, मतलब जल में घुला हुआ है, ये आपका सोडियम सल्फेट है। तो देखो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड ये आपस में अभिक्रिया करा रहा हूँ, तो सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बनना है। अब समझना,
जैसे देखो सोडियम सल्फेट, जब सोडियम सल्फेट को अलग करेंगे तो सोडियम आपका प्लस में जाएगा, सल्फेट आपका माइनस में जाएगा, तो यह प्लस में हो गया, यह माइनस में हो गया। इसी तरह बेरियम क्लोराइड, बेरियम प्लस में जाएगा, क्लोरीन माइनस में जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ये सोडियम आपका प्लस में था, ठीक है, और क्लोरीन आपका माइनस में था, तो यह प्लस इस माइनस के साथ मिलकर प्लस आयन अब माइनस आयन, ठीक है, दोनों मिलकर सोडियम क्लोराइड बना लिया है। और यहाँ पे SO4 माइनस में था, अब बेरियम प्लस में था, तो यह माइनस और यह प्लस बेरियम सल्फेट बना दिया। तो मतलब आयनों का आदान प्रदान हो रहा है कि नहीं? तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें विकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उस प्रकार की अभिक्रिया जो बनती है उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यही आप लोगों का प्रकार है रासायनिक अभिक्रिया का। ठीक है, 4 प्रकार हमने पूरा डिटेल में आप लोगों को बता दिया और समझ में भी आ गया होगा, एक एक पॉइंट आप लोगों को इतना अच्छे से हमने समझाया है। तो मेरे प्यारे बच्चों नोट कर लो। चलो अगला प्रश्न देखते हैं और उसको समझते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न को अच्छे तरीके से समझो। क्या है कि ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि विरंजक चूड़, देखो विरंजक चूड़ को हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। तो पूछ रहा है ना कि विरंजक चूड़ ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम और उसका गुण भी बताइए और उसका उपयोग लिखिए। देखिए प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखिए 2013 में, 15 में, 17 में, 18 में, 20 में प्रश्न पूछा गया है। तो विरंजक चूड़ देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर होता क्या है। सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर, जिसे हम विरंजक चूड़ के नाम से भी जानते हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूड़ का जो रासायनिक नाम होता है ना, उसको हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये बहुविकल्पीय का प्रश्न भी बनता है, ठीक है, याद रखना। क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तथा अणु सूत्र इसका होता है CaOCl2। Ca मतलब कैल्शियम, O मतलब ऑक्सी और Cl2 मतलब क्लोराइड, मतलब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो दोनों याद रखिएगा। ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और उस सूत्र होता है CaOCl2। ठीक है, अब ये बनता कैसे है ये भी पूछा है, तो बनाने की विधि देखिए कैसे बनता है, इसको देखेंगे। देखिए शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से विरंजक चूड़ का निर्माण होता है। शुष्क बुझे हुए चूना, तो शुष्क बुझे हुए चूना को हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो कि जल में घुला हुआ है। इसमें क्लोरीन गैस की अभिक्रिया कराएंगे, तो देखो Cl2 क्लोरीन गैस है, आपस में जब अभिक्रिया कराएंगे तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनेगा और जल बनेगा। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को ही तो विरंजक चूड़ कहते हैं। तो बस हो गया बनाने की विधि। जब भी कोई आपसे पूछे कि विरंजक चूड़ कैसे बनता है, तो आप बता देना कि शुष्क बुझे हुए चूने पर जब हम क्लोरीन गैस की क्रिया कराते हैं तो विरंजक चूड़ का निर्माण होता है। रिएक्शन लिख देना, देखो संतुलित रिएक्शन है बिल्कुल। अब इसका उपयोग भी हमको लिखना पड़ेगा, 4 नंबर के लिए प्रश्न आता है। ठीक है, कि उपयोग इसका कहाँ करते हैं विरंजक चूड़ का। देखो वस्त्र उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है, सूती एवं लिनन के विरंजक के लिए। वस्त्र उद्योग में तो समझते हो, देखो विरंजक चूड़ मतलब होता है कि वो गंदगी को साफ करता है। जो वस्त्र उद्योग में गंदे कपड़े बनते हैं तो उसको जब साफ किया जाता है तो विरंजक चूड़ से साफ किया जाता है, वो बिल्कुल क्लीन कर देता है। और कागज की फैक्ट्री में लकड़ी की मज्जा लॉन्ड्री में साफ कर कपड़े को विरंजक के लिए उपयोग किया जाता है। देखो लकड़ी की मज्जा, लकड़ी की जो मज्जा जैसे कागज बनता है, जैसे पेज में मैं लिखा हूँ, तो ये पेज जब बनता है ना, तो पेज बनता है तो बहुत गंदा रहता है। इसकी सफाई के लिए हम लोग विरंजक चूड़ का इस्तेमाल करते हैं। बड़े बड़े लॉन्ड्री में हम लोग प्रयोग करते हैं इसका, वो साफ करने का काम करता है विरंजक चूड़। बस हो गया, 4 नंबर मिल गया। इतना तो आसान टॉपिक है, आप लोग घबराते हो सिर्फ, मैं हूं जब तक कोई दिक्कत नहीं होगा, बस आप लोग पढ़ते रहो अच्छे से। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। देखो अगला प्रश्न यह है कि बेकिंग सोडा की विधि, गुण, अणु सूत्र लिखिए तथा उपयोग बताइए। तो हम लोग देखेंगे कि बेकिंग सोडा जो होता है, ठीक है, तो बेकिंग सोडा का गुण क्या होता है, अणु सूत्र क्या होता है तथा उपयोग, जैसे हम लोग विरंजक चूड़ का देखें। ये भी प्रश्न 2014 में, 15 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में प्रश्न पूछा गया है। सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे कि जो बेकिंग पाउडर है, तो बेकिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम होता है ना, उसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। तथा अणु सूत्र होता है NaHCO3। एक नाम और होता है इसका, इसको आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हो। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। बहुविकल्पीय में प्रश्न बनता है, याद रखिएगा। और सूत्र होता है NaHCO3। ठीक है, इसकी बनाने की विधि क्या होता है, इसको कैसे बनाया जाता है, तो देखो इसके निर्माण के लिए हम साधारण नमक NaCl लेंगे, जल लेंगे H2O, वह कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की अभिक्रिया अमोनिया से जब कराएंगे तो हमें सोडियम बाइकार्बोनेट देखने को मिलेगा। समझो जैसे NaCl है, हमने NH3 ले लिया, अमोनिया ले लिया, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया और जल लिया। जब आपस में जब इनकी अभिक्रिया कराऊंगा तो यहाँ पे एक तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा NH4Cl और एक बनेगा सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि हम लोगों का बेकिंग सोडा है NaHCO3। ठीक है, क्लियर हो गया ना आप लोगों को? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए इसके बाद इसका उपयोग भी लिख लेते हैं, आप लोग नोट कर लेना। बनाने की विधि समझ में आ गया ना, कि नमक लेंगे, जल लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें अमोनिया गैस, जैसे अमोनिया से अभिक्रिया कराएंगे तो आप लोगों को अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट देखने को मिलेगा। इसका उपयोग कहाँ होता है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं उसको देखने वाले हैं। तो देखो उसका उपयोग होता है बेकिंग पाउडर बनाने में। जो बेकिंग पाउडर होता है ना,
बेकिंग पाउडर में समझते हो ना, खाने वाला सोडा, जिसको खाने वाला सोडा भी कहते हैं। तो बेकिंग पाउडर बनाने में रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े में हम लोग, जो खस्ता पकौड़ा बनता है उसमें हम लोग बेकिंग पाउडर घर घर में मम्मी मम्मी जो लोग बनाती हैं उसमें खाने वाला सोडा का इस्तेमाल करती हैं, वहाँ पे किया जाता है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ये प्रश्न कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो ये नोट कर लेना, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा दिखा दिया ना, इसको आप लोग रखो। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, जब खाने वाला सोडा हो गया तो धोने वाला सोडा को तो पूछेगा ही पूछेगा। तो देखो, धावन सोडा बनाने का रासायनिक समीकरण तथा इसका उपयोग लिखिए। कि धावन सोडा कैसे बनता है, उसका समीकरण, उसका उपयोग लिखना है। तो देखिए, लिखेंगे हम लोग कि धावन सोडा का जो रासायनिक नाम होता है उसे हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। याद रखना, ये बहुविकल्पीय में आता है। तो धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट। और अणु सूत्र की बात अगर हम करें तो अणु सूत्र होता है Na2CO3 10H2O। तो नाम याद हो गया, सोडियम कार्बोनेट। अणु सूत्र क्या होता है, Na2CO3 10H2। ये बहुविकल्पीय में बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना दोनों। फिर देखो, इसका निर्माण कैसे होता है। तो कास्टिक सोडा के सांद्र विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर सोडियम कार्बोनेट का विलयन प्राप्त होता है, जिसका वाष्पन करने पर सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। जैसे समझ जाओगे भी। देखो, कास्टिक सोडा के सांद्र विलयन में, कास्टिक सोडा क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH कास्टिक सोडा होता है। इसमें जब हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं तो देखो, CO2 से हमने अभिक्रिया कराया तो सोडियम कार्बोनेट का विलयन प्राप्त होता है। देखो, सोडियम कार्बोनेट और जल प्राप्त हुआ। फिर कह रहा है कि जिसका वाष्पन करने पर, अब इसका वाष्पन कराया जाएगा, इसका सोडियम कार्बोनेट का, तो वाष्पन कराने पर सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। जैसे में समझ जाओगे, जैसे सोडियम कार्बोनेट को, कपड़े धोने को सोडा तथा हम लोग सोडा एस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, याद रखना। सोडियम कार्बोनेट के कपड़े को कपड़े धोने का सोडा भी कहते हैं, और सोडा एस के नाम से भी जानते हैं। ये रिएक्शन आपको समझ में आ गया ना। बस कभी कोई पूछेगा कि धावन सोडा कैसे बनता है, तब बता देना कि कास्टिक सोडा में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट देखने को मिलता है हमको, ठीक है। बस इसका उपयोग भी आप लोगों को समझ में आ गया। देखो, इसका 2 रिएक्शन पूछता है, आप लोग इसको याद रखना है। पूछता यह है कि बेरियम क्लोराइड से क्रिया करता है, ठीक है। जो धावन सोडा है वो बेरियम क्लोराइड से क्रिया करके क्या बनाता है, तो देखो, यह बेरियम क्लोराइड को बेरियम कार्बोनेट में बदल देता है। पूछता है बहुत बार। तो देखो, बेरियम क्लोराइड है, जब इसकी अभिक्रिया हमने सोडियम कार्बोनेट कराया, Na2CO3 कराया, तो सोडियम कार्बोनेट कराने पे देखो, बेरियम CO3 बना दिया, बेरियम कार्बोनेट बना दिया, और NaCl बना दिया। और एक और इसकी अभिक्रिया होती है SO2 से, सल्फर डाइऑक्साइड से। तो ये SO2 से क्रिया करता है तो क्या होता है, इसके विलयन में SO2 गैस प्रवाहित करने पर सोडियम सल्फाइड तथा सोडियम बाईसल्फाइड बनाता है। देखो, ये आपका सोडियम कार्बोनेट है, और जब सल्फर डाइऑक्साइड से हम इसमें अभिक्रिया कराएंगे तो सोडियम सल्फाइड बना दिया है। देखो, क्या बना दिया, सोडियम सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फिर कह रहा है कि अगर सोडियम कार्बोनेट है और सल्फर डाइऑक्साइड और उसमें जल मिला दें और फिर अभिक्रिया कराएंगे तो सोडियम बाईसल्फाइड बनाता है। तो यह इसके 2 रिएक्शन हैं, जो कि बेरियम क्लोराइड से और सल्फर डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो सब कुछ डिटेल में मैं रखा हूँ, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है ना आप लोगों को। चलिए, अब देखो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछता है आप लोगों को कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसे बनाने की विधि, गुण व उपयोग लिखिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसे बनाने की विधि क्या है, गुण क्या होता है। देखो, कह रहा है कि जिप्सम को 120 और 130 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, ठीक है। बनाने की विधि देखो, ये जिप्सम है, जिप्सम का सूत्र याद रखना है, CaSO4 2H2O, ये आपका जिप्सम है। जिप्सम को जब हम 120 और 130 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तब जाके प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। CaSO4 होल ट्वाइस H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, और यहाँ पे जल बनता है। अब बिल्कुल संतुलित हमने किया है। तो जब भी कोई आपसे पूछे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि क्या है, तो आप बता देना कि जिप्सम को जब हम 120 या 130 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तब प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। इसके गुण धर्म क्या है, तो इसके गुण धर्म लिखोगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस सफेद रंग का चूर्ण होता है, जो तेज गर्म करने पर कैल्शियम सल्फेट में बदल जाता है। देखो, ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर गर्म कर दोगे तो कैल्शियम सल्फेट में बदल जाएगा और जल में बदल जाएगा, ठीक है। तो पहला गुण उसका था। दूसरा गुण देख लो, इसका गुण पूछता है। दूसरा गुण यह है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अगर क्रिया कराने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है और वह शीघ्रता से ही जिप्सम में बदलकर जम जाता है। इस क्रिया को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, अगर उसको जल से भी क्रिया करा दिए तो पुनः जिप्सम बदल जाएगा। जैसे देखो, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, अगर जल से भी क्रिया कराओगे तो तुरंत जिप्सम में बदल जाएगा। जिप्सम में कठोर धातु होती है,
ठीक है, चलो क्लियर हो गया ना। तो दो इसके गुण धर्म भी हमने आप लोगों को बता दिया। अब जाके उपयोग देखो, ठीक है, यहाँ तो उपयोग लिख लो। उपयोग क्या है यहाँ पे कि इसका उपयोग करते हैं शल्य चिकित्सा में प्लास्टर करने पे। शल्य चिकित्सा मतलब जब हड्डी उड्डी टूट जाती है तो वहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करते हैं। पहले की मूर्तियां और खिलौने जो बनाए जाते थे वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही बनाए जाते थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ ना सब बस नोट कर लो, अब बढ़िया से पढ़ लो, एक प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, मेरा वादा है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। चलो मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है उसको नोट करो कि विद्युत रासायनिक श्रेणी की परिभाषा लिखिए और दो अनुप्रयोग लिखिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 16 में, 20 में, 22 में प्रश्न पूछा गया है। विद्युत रासायनिक श्रेणी पूछता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी की परिभाषा लिखो और उसका उपयोग भी लिखो। तो देखो कैसे लिखोगे। सबसे पहले आप लिखोगे कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी, जिसे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी भी कहते हैं, तो धातुओं की सक्रियता श्रेणी वह सूची है, देखो कह रहा वह सूची है जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। विस्थापन के प्रयोगों के बाद निम्न श्रेणी को विकसित किया गया है जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। देखो कितना सिंपल है। जो भी धातु होता है ना, तो धातुओं की सक्रियता की जांच होती है और धातुओं की सक्रियता में क्या होता है कि उसकी अभिक्रियाशीलता के रूप में अवरोही क्रम में, घटते हुए क्रम में लिखा गया है और उस घटते हुए क्रम की सीरीज जो बनाई गई है उसी को हम बोलते हैं सक्रियता श्रेणी। जैसे समझ में आ जाएगा, पहले यहाँ तक नोट कर लो। जैसे ये देखो पूरा धातु को बताया गया है, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा जिसे आयरन भी कहते हैं, पीवी लेड कहते हैं, एच मतलब हाइड्रोजन हुआ, सीयू मतलब कापर जिसे तांबा भी कहते हैं, एच जी मतलब मरकरी जिसे पारा भी कहते हैं, एजी मतलब सिल्वर जिसे चांदी भी कहते हैं, एयू मतलब गोल्ड जिसे सोना भी कहते हैं। तो ये सक्रियता श्रेणी बनाई गई है। देखो ये आपका अवरोही क्रम, घटते क्रम है, जैसे ऊपर से जैसे जैसे नीचे होगी सक्रियता घटती जाएगी। देखो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, जो सबसे ऊपर है ना वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, उसकी सक्रियता सबसे ज्यादा है। जैसे पोटेशियम की सबसे ज्यादा है, उससे कम सोडियम के, उससे कम कैल्शियम के, उससे कम मैग्नीशियम के, उससे कम एल्युमिनियम के, ऐसे करते करते सबसे कम गोल्ड की है। मतलब जैसे जैसे नीचे आओगी तो अभिक्रियाशीलता घटती जाएगी। देखो लिखा है ना सबसे कम अभिक्रियाशीलता है, बीच में घटती अभिक्रियाशीलता है, ऊपर सबसे बड़ी अभिक्रियाशीलता मतलब सबसे अधिक जो अभिक्रियाशीलता है। तो यही आप लोगों की धातुओं की सक्रियता श्रेणी है और यही सक्रियता श्रेणी आपको एग्जाम में बनाना पड़ेगा, याद रखना है। ये पूरे सक्रियता श्रेणी को याद कर लो और इसे जब रिएक्शन करते हैं इसी से आप लोगों का विस्थापन अभिक्रिया होता है। जो अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व होता है कम अभिक्रियाशील वाला तत्व को हटा देता है। जैसे यहाँ पे मैं कहूँगा सिल्वर। अब सिल्वर से अधिक अभिक्रियाशील कौन है, तो सिल्वर से अधिक अभिक्रियाशील जो उससे ऊपर जितने भी दिखाई दे रहे हैं सब इससे अधिक अभिक्रियाशील हैं और उससे नीचे जो गोल्ड है वो कम अभिक्रियाशील है सिल्वर से। तो याद रखना आप लोग, ठीक है। और इसका हमसे अनुप्रयोग भी पूछा है ना, दिख रहा है ना आप लोगों को अच्छे से। अनुप्रयोग भी पूछा है कि इसके दो अनुप्रयोग बताइए, तो उसको कहाँ छोड़ेंगे, उसको भी तो बताना पड़ेगा। देखो तो लिख लीजिएगा अनुप्रयोग। पहला, विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से धातुओं की अभिक्रियाशीलता की तुलना की जा सकती है। बिल्कुल, अगर उससे आप लोगों को सक्रियता श्रेणी याद है तो आप तुलना नहीं कर सकते हो कि कौन अभिक्रियाशील अधिक है, कौन किसकी तत्वों की अभिक्रियाशीलता कम है, कर सकते हो कि नहीं तुलना, बिल्कुल। दूसरा अनुप्रयोग इसका है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से विभिन्न धातुओं द्वारा अम्लों में से हाइड्रोजन विस्थापित कर पाने की क्षमता की जानकारी प्राप्त होती है। बिल्कुल, देखो जब अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित करने की बारी आती है तो अभिक्रियाशीलता पे ही डिनोट करता है, क्योंकि अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित वही कर सकता है जिसकी अभिक्रियाशीलता अधिक होगी। ठीक है, तो इस सक्रियता श्रेणी से हम दो अनुप्रयोग कर सकते हैं। दो पूछा था हमने, दोनों बता दिया आप लोगों को। चलिए, तो ये भी प्रश्न आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि मिश्र धातु किसे कहते हैं। मिश्र धातु किसे कहते हैं। कॉपर की दो प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम, संघटक व उपयोग दीजिए। देखिए 2013 में, 14 में, 16 में, 18 में प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं कि मिश्र धातु किसे कहते हैं। और कॉपर की दो मिश्र धातुओं के नाम भी पूछा है, संघटक भी पूछा है, उसका उपयोग भी पूछा है, मतलब डिटेल में पूछा है। सब कुछ हम लोग बताएंगे। सबसे पहले लिखेंगे कि जब दो या दो से अधिक धातुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर पिघलाया जाता है। कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक धातु रहेगा उसको एक निश्चित अनुपात में, फिक्स अनुपात में तब मिलाकर उसे हम पिघलाते हैं तो ये धातुएं परस्पर मिल जाती हैं। और ये धातुएं क्या होती हैं, मिल जाती हैं और एक समांग मिश्रण बनाती हैं। और ऐसे मिश्रण को ही हम क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक धातुओं को एक फिक्स रेशियो में जब मिलाते हैं तो ये जो आप लोगों का मिश्रण होता है ये बिल्कुल मिल जाता है, पिघल जाता है और ये समांग मिश्रण का निर्माण करता है। और ऐसे मिश्रण को ये मिश्र धातु कहते हैं। सिंपल। कह रहा है इन मिश्र धातुओं के जो भौतिक गुण होते हैं वो मूल धातुओं के भौतिक गुणों से बिल्कुल क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे आप समझ सकते हो, जैसे मिश्र धातु पीतल है, तो मिश्र धातु पीतल जिसमें दो भाग तांबा का है और एक भाग जस्ता का होता है।
2 भाग तांबा का और 1 भाग जस्ता से मिलकर आपका पीतल बनता है। देखो तांबा जो है जस्ता की अपेक्षा अधिक कड़ा होता है। मिश्र धातु बनाते समय यदि विभिन्न धातुओं को धीरे धीरे हम लोग क्या करें, गर्म किया जाए और फिर उन्हें धीरे धीरे ठंडा होने दिया जाए तो नरम मिश्र धातु प्राप्त होगा। जब मतलब कहने का मतलब ये चीज है कि जब आपको नरम मिश्र धातु चाहिए तो आपको करना क्या है कि उसे धीरे धीरे में गर्म किया जाए, फिर धीरे धीरे अगर ठंडा करोगे तो आपको नरम मिश्र धातु देखने को मिलेगा। और यदि धातुओं को अगर शीघ्रता से गर्म करोगे मतलब बहुत तेजी से गर्म करोगे और शीघ्रता से ठंडा किया जाए तो मिश्र धातु कठोर और भंगुर होती है, मतलब कठोर होगा भंगुर तो उसे तोड़ने पर तुरंत टूट जाएगा। ठीक है, इस प्रकार धातुओं से मिश्र धातु बनाने में उनकी कठोरता और वायु जल आदि से क्रिया करके उनका गुण चमक रंग मूल्य आदि बदलकर अधिक उपयोगी हम बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये सारी चीजें क्लियर हो गया आप लोगों को। देखिए 2 मिश्र धातु पूछा था हमको, उसके संघटक और उपयोग भी पूछा था तो उसको भी बताना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि मिश्र धातु में 2, एक हमने पीतल को ले लिया, एक जर्मन सिल्वर को ले लिया। संघटक क्या है, देखो पीतल किससे मिलकर बना है तो कापर से और जिंक से। ठीक है, कापर से और जिंक से मिलकर बना है। कापर आपका 70% है, जिंक आपका 30% है। ठीक है, और उसका उपयोग कहाँ करते हैं तो तार मशीनों के पुर्जे बनाने में हम लोग पीतल का उपयोग करते हैं। उसी प्रकार जर्मन सिल्वर जो है, जर्मन सिल्वर कापर से जिंक से नियान से बना है। कापर जिसमें 50% है, आपका जिंक 35% है, नियान आपका 15% है। इनसे मिलकर आपका जर्मन सिल्वर बना है और इसका उपयोग हम बर्तन मूर्तियां बनाने में करते हैं। ठीक है, चलो ये भी प्रश्न क्लियर हो गया आप लोगों को, कोई भी डाउट नहीं होगा। अगला प्रश्न देख लो, अगला प्रश्न क्या है कि समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। तो प्रश्न इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको आपको रटना ही पड़ेगा। 2013 में, 15 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 22 में, देख पा रहे हैं ना, लगातार प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाना है, बिल्कुल मैं समझाऊंगा आप लोगों को। देखिए समजातीय श्रेणी होती क्या है कि कार्बन यौगिकों का वह समूह, कार्बन यौगिकों का वह समूह जिनका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह जो है एक जैसा होता है। कार्बन यौगिकों का वह समूह जिनका देखिए सामान्य सूत्र और क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं, तथा उसके सदस्यों को हम लोग क्या कहते हैं, समजात गण कहते हैं। देखो समझ में आ जाएगा आप लोगों को। उदाहरण जैसे मेथेनॉल, मेथेनॉल में देखो उसके सूत्र CH3OH है। एथेनॉल CH3CH2OH होता है। प्रोपेनॉल को होता है CH3CH2CH2OH। देखो बिल्कुल एक जैसे हैं और इसका अगर क्रियात्मक संभावना होगा तो भी एक जैसे ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कह रहा है कि समजातीय श्रेणी के सदस्यों के विभिन्न लक्षण हैं, इसके अलग अलग लक्षण पाए जाते हैं। तो देखो लक्षण हम लोग देखेंगे। पहला तो ये पाया जाता है कि सभी सदस्यों को एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। जितने भी सदस्य होंगे सबको एक सूत्र द्वारा हम प्रदर्शित करें, सबका एक सूत्र होगा। दूसरा कि सभी सदस्यों का एक ही क्रियात्मक समूह होता है, जितने भी सदस्य हैं सबका एक ही क्रियात्मक समूह बनता है। और तीसरा है कि प्रत्येक क्रमागत सदस्यों के अणु सूत्र में सिंगल बॉन्ड CH2 का अंतर होता है। जैसे पहला क्रमागत सदस्य, उसके बाद जो क्रमागत, फिर अगला जो क्रमागत आएगा, सब में अगर उनके अणु सूत्र में अगर अंतर होगा तो सिर्फ सिंगल बॉन्ड CH2 का अंतर होगा। ठीक है, क्लियर। चलो यहाँ पे देख भी ले, देखो CH3 है ना, अब हमें प्रोपेनॉल बनाना है तो देखो CH3OH है तो CH3 और उसके बाद अगला अंतर देखा जाए तो बस देखो सिंगल बॉन्ड CH2 का बस अंतर, बाकी OH उसी तरह है। फिर इसके बाद क्रमागत अगला प्रोपेनॉल आ गया ना, तो देखो CH3, इसमें CH2 दो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से CH2 जुड़ जाएगा, फिर देखो OH। तो वही कह रहा है कि प्रत्येक क्रमागत सदस्यों के अणु सूत्र में सिंगल CH2 का अंतर होता है बस। और चौथा कि प्रत्येक क्रमागत सदस्यों के अणु भार में 14 म्यू का अंतर होता है, 14 म्यू का अंतर होता है। हर एक अगले सदस्य के अगर अणु भार की बात करें तो अणु भार में कितना का अंतर होता है, 14 म्यू, ये म्यू है, म्यू का अंतर होता है। बस इसको नोट कर लो और इस प्रश्न को याद कर लेना किसी कीमत पे। ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। चलो ये भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न में अगर मैं आप लोगों को बात करूं, देखो अगला प्रश्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22। और ये प्रश्न इतना ज्यादा सिंपल है कि फ्री में नंबर 4 नंबर तो फ्री में उठा ले जाओगे। कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रतिस्थापन अभिक्रिया कितना सिंपल है, हेडिंग डालोगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया, लिखोगे कि वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी कार्बनिक अणु के किसी एक से अधिक परमाणु या परमाणु समूह का किसी अन्य परमाणु या परमाणु समूह के द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है,
प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। सिंपल देखो, उदाहरण के तौर पे मैं आप लोगों को बताता हूँ, क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर हम मीथेन की क्रिया अगर सूर्य के धुंधले प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन गैस से कराते हैं तो इसके एक एक करके चारों H परमाणु क्लोरीन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो CH4 है, ये मीथेन है, क्लोरीन गैस की अभिक्रिया हम करा रहे हैं सूर्य के प्रकाश में, वो भी धुंधले प्रकाश में, ज्यादा धूप नहीं है, धुंधले प्रकाश में करा रहे हैं। तो देखो CH3 Cl और HCl बन रहा है, मतलब H जो हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं सब में बढ़ जाएंगे। देखो 3 इसमें बढ़ गया और 1 इसमें बढ़ गया, बस यही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। कितना सिंपल है। या तो आप ये कर सकते हो प्रतिस्थापन अभिक्रिया में कि अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व कम अभिक्रियाशील वाला तत्व को विस्थापित कर देता है। इतना भी सिंपल आप लोग परिभाषा लिख के लिख सकते हो। प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब ही होता है, हमने बताया था आप लोगों को, विस्थापन अभिक्रिया प्रतिस्थापन एक ही होता है। प्रतिस्थापन तो प्रतिस्थापित कर दे, एक स्थान से दूसरे स्थान पे कर दे। ठीक है, तो नोट कर लेना इसको, कितना सिंपल है, इसको तैयार कर लेना। देख रहे हो कितना सिंपल है, और 4 नंबर के लिए एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर हम आगे बात करें तो अगला प्रश्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके 6 नंबर के लिए प्रश्न आता है। अब प्रश्न यह है कि मेंडलीफ का आवर्त नियम तथा इस सारणी की 2 विशेषताएं लिखें। ये तो 100% एग्जाम में आएगा कि मेंडलीफ के आवर्त नियम और इसके सारणी की 2 विशेषताएं लिखे। 15 में, 17 में, 19 में, 20 में, 22 में प्रश्न पूछा गया है। तो इसको आप लोग किसी कीमत पे तैयार करना, नोट्स बनाते चलना, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। देखो पहले तो आप हेडिंग डालोगे मेंडलीफ का आवर्त नियम, लिखोगे कि इस नियम के अनुसार तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुण हैं उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात इसका कहने का मतलब ये चीज है कि तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखने पर समान गुण वाले तत्वों पर नियमित अंतराल के बाद आते हैं। ठीक है, कह रहा है कि अगर तत्वों को अगर उनके परमाणु भारों के अनुसार अगर बढ़ते क्रम में रख दिया जाए तो समान गुण वाले तत्व जो हैं उनके नियमित अंतराल के बाद आते रहते हैं। और इसकी विशेषता की अगर हम बात करें, इसको हटाता मैं हूँ, विशेषता की बात करें तो विशेषता में लिखेंगे पहला हेडिंग कि तत्वों के गुणों के अध्ययन में सुविधा, कि क्या विशेषता है इसकी आवर्त सारणी की मेंडलीफ की। तो देखो पहला तो ये विशेषता है कि तत्वों के जो गुण हैं उनमें अध्ययन करने की बहुत ज्यादा सुविधा है। कैसे, ये देखो मेंडलीफ की जो मूल आवर्त सारणी से तत्वों के जो भौतिक तथा रासायनिक गुण हैं, तो रासायनिक गुणों का अध्ययन सरल हो गया है। जो उन्होंने आवर्त सारणी बनाया है उससे हम लोग तत्वों के जो भौतिक गुण हम लोग रासायनिक गुण देखेंगे उससे बिल्कुल सरल हो गया है। चूंकि किस लिए सरल हो गया मैं बताता हूँ, चूंकि समान गुण वाले तत्वों को एक ही समूह में रखा गया है। अब जितने भी समान वाले गुण हैं सबको एक ही समूह में रख दिया गया है, तो हम लोग उससे पता कर पाएंगे कि इनमें भौतिक गुण सेम पाए जाएंगे, इनमें रासायनिक गुण सेम पाए जाएंगे, उससे बहुत सरल होगा। और सभी मिक्स कर देंगे तो सबको हम लोगों को छांटना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने बहुत ज्यादा सुविधा बना दिया है। अतः किसी समूह के किसी एक तत्व के अध्ययन से उस समूह के अन्य तत्वों के गुणों का पर्याप्त सीमा तक ज्ञान हो जाता है। मतलब कहता है कि कोई अगर एक तत्व का अगर आपने अध्ययन कर लिया तो उससे रिलेटेड आप सभी तत्वों के ज्ञान, आप उसके भौतिक गुणों को आप पर्याप्त कर सकते हो, उसके ज्ञान को आप जांच सकते हो। क्योंकि सभी समान तत्व वाले ही भौतिक गुण अगर एक समूह में रहेगा तो एक को जानकारी हो जाएगा, तो सभी जानकारी नहीं कर लोगे। तो बिल्कुल ये अच्छा पहला हेडिंग था तत्वों गुणों के अध्ययन में सुविधा। दूसरा हेडिंग डालोगे कि तत्वों का सही परमाणु भार ज्ञात करने में सहायता। तो उनकी जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी है उससे किसी भी तत्व की एग्जैक्ट आप परमाणु भार ज्ञात कर सकते हो, एकदम रियल। ठीक है, कैसे समझो। देखो सन 1869 में यह हुआ था, कहानी उन्होंने बताया है कि सन 1869 से पहले बेरियम का जो परमाणु भार था वो 13.5 माना जाता था। बेरिलियम के गुण मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी के द्वितीय समूह के तत्वों के गुणों के समान है। ठीक है, अतः मूल आवर्त सारणी में जो बेरिलियम द्वितीय समूह में स्थित होना चाहिए, और इस स्थिति में बेरिलियम द्वितीय समूह में स्थित होना चाहिए, और इस स्थिति में बेरिलियम का जो परमाणु भार है वो लिथियम के परमाणु भार का 7 तथा बोरान के परमाणु भार 11 के मध्य होना चाहिए। इससे मेंडलीफ ने निष्कर्ष यह निकाला कि बेरिलियम का जो परमाणु भार है वो 13.5 नहीं है, ठीक है, बल्कि वो क्या है 9.4 है। इसके बाद प्रयोगात्मक परीक्षणों द्वारा यह सिद्ध किया गया कि बेरिलियम का जो परमाणु भार लगभग 9 है। और इसी प्रकार मेंडलीफ की जो मूल आवर्त सारणी से कुछ अन्य तत्वों का सही परमाणु भार ज्ञात करने में सहायता मिली। मतलब कहने का मतलब ये चीज है कि जब मेंडलीफ का आवर्त सारणी नहीं था 1869 में उन्होंने मेंडलीफ की आवर्त सारणी उन्होंने बनाई, तो उससे पहले बेरिलियम का परमाणु भार 13.5 माना जाता था। ठीक है, ऐसे ही लेकिन जब उन्होंने अपना मेंडलीफ की आवर्त सारणी उन्होंने बनाया तो उस सारणी के अनुसार जब उन्होंने देखा कि किस समूह में पाया जाएगा, उस समूह के अंतर्गत कितनी परमाणु भार होगा, तो उन्होंने चेक किया, तब जाकर उनको जानकारी मिली एग्जैक्ट कि नहीं बेरिलियम का परमाणु भार 13.5 नहीं है बल्कि क्या है 9 है। तो इसलिए अब कह रहा है कि तत्वों का सही परमाणु भार भी आप ज्ञात कर सकते हो मेंडलीफ की आवर्त सारणी से, इतनी सुविधा मिल जाएगी।
तो आई होप आपको क्लियर हो गया ना, पूरा दिख रहा है ना आप लोगों को, एक भी आप लोगों को वर्ड आपको छिपना नहीं चाहिए। देखिए इसलिए मैं यहाँ पे फिर एक बार दिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि पूरा देख लो और पूरा याद कर लो इसको। ठीक है, क्लियर हो गया ना आप लोगों को। चलिए अब हम बढ़ेंगे अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, यह प्रश्न 6 नंबर के लिए आता है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि पीएच मान से आप क्या समझते हैं, शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण क्या होता है। यह 100% एग्जाम में देता है कि पीएच मान से आप क्या समझते हो और शुद्ध जल में जो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रण होता है क्या होता है। देखो डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कि देखो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की सांद्रता बताता है कि हाइड्रोजन की सांद्रता किसी विलयन में कितनी है, उसे हम पीएच मान कहते हैं। तो ये कह रहा है कि किसी विलयन में उपस्थित अगर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए हमने एक स्केल बनाया है और उसी स्केल को हम पीएच स्केल कहते हैं। देखो एक प्रश्न और पूछा था कि शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों का जो सांद्रण होता है वो 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर होता है, इसको याद रखना। फिर इसके बाद हमसे पूछा इसका उपयोग भी पूछता है, तो पूरा डिटेल में हम लोग लिखेंगे कि दैनिक जीवन में जो पीएच का महत्व है, वो पीएच का महत्व क्या है। तो पहला आप हेडिंग डालोगे कि हमारे पाचन तंत्र का पीएच। देखो अब इसका मतलब पूरा डिटेल में समझना आप लोग कि हमारे उदर में, उदर मतलब हमारे पेट में स्थित HCl अम्ल भोजन के पाचन में सहायक होता है। देखो हमारे पेट में HCl अम्ल पाया जाता है, वो HCl अम्ल हमारे पाचन में क्या होता है, सहायता करता है। और अधिक मात्रा में HCl का उत्पादन उदर में गंभीर दर्द व जलन उत्पन्न कर देता है। कह रहा है कि अगर वही HCl की जो मात्रा है हमारे पेट में अधिक बढ़ जाती है तो वहां पे वो हमारे पेट में जलन पैदा करने लगेगा, दर्द पैदा करने लगेगा, जिसमें मुक्त होने के लिए प्रति अम्ल लेना पड़ेगा। प्रति अम्ल मतलब जो अम्ल का विपरीत हो, अम्ल मतलब अम्ल का क्षारक, क्योंकि अम्ल की मात्रा अगर बढ़ रही है तो उसको कंट्रोल क्षारक ही कर सकता है। ठीक है, तो उसी को प्रति अम्ल कहते हैं। प्रति अम्ल मतलब कि अम्ल का उल्टा, अम्ल का उल्टा क्षारक ही होगा। तो कह रहा है कि इसी प्रकार अगर पेट में दर्द होने लगेगा तो हम प्रति अम्ल का उपयोग करेंगे। जैसे हम लोग इनो ले लेते हैं, वो अब क्षारीय पाया जाता है, तो जब भी देखोगे ना पेट में दर्द होता है तो हम लोग इनो ले लेते हैं, तो वो उदासीन कर देता है। तो वही चीज है, कह रहा है कि यह HCl की अधिक मात्रा को अभिक्रिया द्वारा उदासीन कर देता है। वही चीज बताया हूँ। कह रहा है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रति अम्ल का एक अच्छा उदाहरण है। देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो इनो लेते हैं ना, वो उसे बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और उसमें प्रति अम्ल का एक अच्छा उदाहरण है। जब हम लोग पेट दर्द करता है हम इनो पी लेते हैं, तो वो क्या करता है, HCl जो अम्ल बढ़े रहता है उसको उदासीन करने का काम करता है वो। ठीक है, तो ये आप लोगों का पहला हो गया कि हमारे पाचन तंत्र का पीएच। दूसरा उपयोग इसका ये होता है, मतलब दैनिक जीवन में इसका महत्व देखें तो पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, दंत क्षय मतलब दंत जो हमारा दांत है उसका क्षरण होने लगता है। कैसे समझो, देखिए कह रहा है कि मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम अर्थात अधिक अम्लीय होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। कह रहा है कि अगर जो हमारे मुंह का जो पीएच मान है, तो हमारे मुख का पीएच मान जो होता है 5.5 होता है। कह रहा है कि अगर इससे अगर पीएच मान कम होगा तो अम्लीयता की जो मान है बढ़ जाएगी, और अम्लीयता बढ़ जाएगी तो आपके दांतों का क्षरण होने लगता है। और कह रहा है कि दांतों की सुरक्षा के लिए दांतों पर हम कैल्शियम फास्फेट का इनेमल होता है, जो हमारा दांत होता है, दांत की जो बाहरी परत होती है उसको इनेमल कहते हैं, और उसकी जो निचली परत होती है उसके जस्ट पीछे वाले उसको डेंटिन परत कहते हैं। तो कह रहा है कि जो इनेमल परत होता है उसका क्षरण होने लगता है, जैसे कैल्शियम फास्फेट बहुत कठोर पदार्थ का बना होता है। तो कह रहा है कि इनेमल क्षरण होने लगता है, जिसका पीएच मान 5.5 से कम होने पर संक्षारण हो जाता है। कह रहा है कि पीएच मान अगर 5.5 से कम होगा तो इनेमल परत का क्या होने लगेगा, क्षरण होने लगेगा, उसका संक्षारण होने लगेगा। उचित दंत मंजन के प्रयोग द्वारा दंत क्षय के रोगों दंत क्षय को रोका जा सकता है। कह रहा है कि उचित दंत मंजन मतलब कि अच्छे दंत मंजन का प्रयोग करके हम लोग इस दंत क्षय को रोक सकते हैं। चलो तीसरा यह होता है कि पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। अब ये क्या है, देखो मधुमक्खियों के डंक में अम्ल होता है, जो मधुमक्खी अगर काट लेती हैं तो आपको चढ़ने लगता है शरीर में। तो कह रहा है कि मधुमक्खियों के डंक में अम्ल होता है, जो इसके द्वारा काटने पर यह हमारे शरीर में प्रविष्ट कर जाता है, और जिससे हम जलन व दर्द का अनुभव होता है। देखो डंक मारे गए स्थान पर अगर हम बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षार लगाने से आराम मिलता है। इसी प्रकार कई अन्य जंतुओं से हम उचित उपचार द्वारा आत्मरक्षा कर सकते हैं। कह रहा है, इसका कहने का मतलब है कि मधुमक्खी के डंक में अम्ल होता है, और जैसे वो मधुमक्खी आपको काटती है तो आपके शरीर में जलन होने लगता है, और वहां पे अगर आप बेकिंग सोडा अगर लगा देते हो तो बेकिंग सोडा आपका क्या होता है, दुर्बल क्षारीय होता है, और दुर्बल क्षारीय होने से क्या करेगा कि उस अम्ल को उदासीन कर देगा, तो आपका दर्द करना, जलन करना बंद कर देगा। ठीक है, और लास्ट आप देखोगे कि पौधों में पीएच मान का क्या महत्व है, तो उसको देखोगे। देखो पौधों में पीएच मान क्या होता है
कि कई पौधों से हानिकारक अम्लों का स्राव होता है। बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिसमें हानिकारक अम्ल निकलता है, जैसे मेटल का पौधा। तो मेटल का पौधा में अम्ल होता है, तो ये लिखा है कि मेटल का एक शाकीय पौधा है, इसके पत्तों में डंकनुमा बाल होते हैं। उसके जो पौधे में बाल जैसे निकले संरचना होती है, जो तंतु के, जो अगर मनुष्य के शरीर से छू जाने पर डंक जैसा दर्द होते हैं, क्योंकि इसके बालों में मेथनोइक अम्ल का स्राव होता है। और इससे उत्पन्न दर्द को दूर करने के लिए डाक के पौधे का पत्ते रगड़कर किया जाता है। कह रहा है कि एक मेटल का पौधा होता है और उस पे बाल जैसी संरचना होती है, उसमें आप लोगों का अम्ल पाया जाता है, ठीक है। और यह जो मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, अगर यह आप लोगों के शरीर में टच होता है तो आप लोगों का जलन महसूस होने लगता है। और जस्ट मेटल जहाँ पौधा रहेगा उसके जस्ट बगल में आप लोगों को डाक का भी पौधा देखने को मिलेगा। अगर आपको दर्द जलन हो रहा है तो डाक के पौधे को निकाल कर वहां पे रगड़ दोगे तो आप लोगों का सही हो जाएगा, क्योंकि डाक पौधे में आप लोगों का क्षारीय प्रकृति पाई जाती है, और क्षारीय प्रकृति हम लोग को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। तो पूरा नोट कर लो, यह था प्रश्न, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट था। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये 2-2 नंबर के लिए, 4 नंबर के लिए प्रश्न आपके एग्जाम में 100% पूछा जा सकता है कि निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक को एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, जैसे में पूछेगा कि संचारण किसे कहते हैं, विकृत गंधिता कैसे कहते हैं। संचारण पे 2 नंबर देगा और विकृत गंधिता पे 2 नंबर देगा। 4 नंबर के लिए प्रश्न पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। तो सबसे पहले आप हिंट डालोगे संचारण, और संचारण में लिखोगे कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संचारित होती है, और इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संचारण के प्रमुख उदाहरण है। समझिए क्या करा है कि कोई भी धातु है, अगर वो धातु अपने आसपास, उसके अगर आसपास अम्ल है या आर्द्रता, नमी है या पानी के संपर्क में आ जाता है, तब धीरे धीरे वो क्या होने लगता है, संचारित होने लगता है। और इस प्रक्रिया को ही हम संचारण कहते हैं। जैसे चांदी, चांदी को अगर खुला छोड़ दोगे, चांदी अगर पानी के संपर्क में आ जाएगा, अम्ल के संपर्क में आ जाएगा, तो उस पर काली परत चढ़ने लगती है। और तांबा है, तांबे के ऊपर अगर छोड़ दोगे तो हरित परत चढ़ने लगेगा। ठीक है, लोहा है, लोहा पे आप लोग देखते हो लोहा संचारित होने लगता है वायु के संपर्क में, नमी। जैसे साइकिल आप लोग की है, साइकिल लोहा की बनी है, साइकिल को अगर बरसात में ऐसे ही 4-5 दिन छोड़ दोगे तो वह संचारित होने लगेगा। ठीक है, तो ये संचारण है। ठीक है, उदाहरण भी हमने बता दिया कि चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संचारण के प्रमुख उदाहरण है। इसी प्रकार आप देखो कि विकृत गंधिता किसे कहते हैं। ठीक है, देखो विकृत गंधिता में लिखोगे कि जब वसा और तेल तथा उनमें बनाए गए खाद्य पदार्थों वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाते हैं। कह रहा है कि वसा और तेल, तेल वसा युक्त पदार्थ जो बनते हैं, जैसे मिठाई हुआ, जो तेल में तली हुई चीजें होती हैं, उनसे जो भी खाद्य पदार्थ बनता है, अगर वह वायु की उपस्थिति में आ गई तो वायु में क्या, ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ली तो ऑक्सीकृत हो जाती है। ऑक्सीकृत तो ऑक्सीजन उसमें जुड़ जाता है, और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके उनमें एक विशेष गंध आने लगती है, और इनका स्वाद भी क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। और इस प्रक्रिया को यम विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे अचार है और मुरब्बा, ये अचार जो मुरब्बा जो आप लोग देखते हैं, तेल वसायुक्त पदार्थ होते हैं, इनको अगर खुले में छोड़ देंगे वायु में तो वो खराब हो जाती है। विकृत गंधिता का प्रमुख उदाहरण, जैसे कोई भी तली हुई चीज है, ठीक है, जैसे आप लोग चिप्स वगैरह खाते हो, तो चिप्स वगैरह देखोगे उसको खुला छोड़ दोगे ना, तो ऑक्सीजन अगर उसके साथ अभिक्रिया कर लेगा तो उसके रंग और गंध में पूरा का पूरा परिवर्तन कर देगा, वो खराब हो जाएगा स्वाद में। ठीक है, और गंध भी आप उसमें से आने लगी, उसी को विकृत गंधिता कहते हैं। तो ये दोनों पॉइंट आप लोग अच्छे तरीके से लिख लेना और अच्छे तरीके से याद कर लेना। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो यहाँ पे अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखो उसी प्रश्न को अकेला पूछता है, कैसे, 4 नंबर के लिए उसी प्रश्न को अकेला पूछ लेगा कि संचारण क्या होती है, संचारण के 2 उदाहरण दीजिए। तो आप सिंपल वही दोगे कि धातु अपने आसपास की उपस्थिति, नमी, आर्द्रता, अम्ल, जल आदि के संपर्क में आने पर खराब होने लगती हैं, और यह प्रक्रिया ही संचारण कहलाता है। उदाहरण में जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी के गहनों पर काले रंग की परत चढ़ना। ठीक है, बस 4 नंबर ले गए फ्री में। तो ऐसे ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे जो कि अब बहुत इंपॉर्टेंट, तुरंत कर डालोगे। तो देखो अभी इस प्रश्न को मैं समझाया हूं तो आप बस नोट कर लो। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, क्या है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं। जो श्वसन है, श्वसन मतलब क्या होता है, सांस लेने की नहीं कह रहा है। श्वसन मतलब ये होता है कि जो आप खाना खाते हो तो खाना आपके पेट में जाकर ग्लूकोज के फॉर्म में जुड़ जाता है। ग्लूकोज के फॉर्म में जुड़ जाता है, जब ऑक्सीजन लेते हो तो वो ऑक्सीजन आपके ग्लूकोज से जुड़कर वहां पे उस प्रक्रिया को हम श्वसन कहते हैं। देखो सांस लेना को श्वास कहते हैं, जो सांस आप लोग लेते हो छोड़ते हो उसको श्वास कहते हैं। आई श्वसन अलग है, समझो। श्वसन को ऊष्माक्षेपीय विक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। तो देखो समझो, एक एक पॉइंट समझना। देखो जब हम भोजन ग्रहण करते हैं
तो वह सूक्ष्म कणों में विभाजित हो जाता है। कोई भी भोजन लोग खाते हैं तो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, और इन कणों में मौजूद जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वे हमारे कोशिका तक पहुंचते हैं, और साथ ही वहाँ श्वास द्वारा ली गई ऑक्सीजन भी पहुंचती है। ठीक है, जब हम लोग सांस लेते हैं तो उस ऑक्सीजन भी पहुंचती है वहाँ पे। और अंततः अंत में यह होता है कि श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन और ग्लूकोज की रासायनिक अभिक्रिया से ऊर्जा का निर्माण होता है। जब हम ऑक्सीजन और ग्लूकोज आपस में जुड़ता है तो वहां पे देखोगे तो ऊर्जा का निर्माण होता है, और ऊर्जा भी एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी होगा, इसलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी कहते हैं। ऊर्जा भी यहाँ पे ऊष्मा का ही काम कर रहा है, तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो वही पूछा है ना कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए, तो इस प्रकार कहते हैं। ठीक है, और रिएक्शन भी देख लो, देखो ये ग्लूकोज है, और ग्लूकोज क्योंकि पेट में ग्लूकोज की फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में रहता है। जब ऑक्सीजन इसके साथ अभिक्रिया किया तो कार्बन डाइऑक्साइड जल बना, और देखो ऊर्जा निकल रहा है, और ऊर्जा यहाँ पे निकल रहा है तो मतलब ऊष्मा के प्रतीक हो रहा है, क्योंकि ऊष्मा के रूप में निकल रहा है। तो हमने क्या क्या, ऊष्माक्षेपी क्या होता है, जब उत्पाद के साथ ऊष्मा निकले उसी को तो ऊष्माक्षेपी कहते हैं। देखो उत्पाद के साथ ऊष्मा निकल रही है, यहाँ पे ऊष्मा किस फॉर्म में निकल रही है, ऊर्जा के फॉर्म में निकल रही है। तो ये रिएक्शन भी आप लोग लिखते हैं ना, क्लियर है। चलो अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों यह है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चलो देखते हैं कि जब लोहे की कील को अगर कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदलता है। तो लिखोगे कि जो लोहे की कील को अगर कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो निम्न अभिक्रिया होती है। अब समझना, देखो ये लोहा है और एक कॉपर सल्फेट है, जब इसके विलयन में लोहा को डालेंगे तो देखो करेगा क्या कि लोहा अधिक अभिक्रियाशील है, कॉपर कम अभिक्रियाशील है। तो अभिक्रियाशील हो रहा था तो कम अभिक्रिया सितों को यहाँ पे विस्थापित कर दिया, और यह फिर लोहा सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके आयरन सल्फेट बना दिया। तो वही चीज लिखा है कि यह विस्थापन अभिक्रिया है जिसमें जो फेरस सल्फेट का निर्माण होता है। देखो ये फेरस सल्फेट का निर्माण होता है जिसका रंग कैसा होता है, हल्का होता है, जबकि कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है। तो पहले कॉपर सल्फेट का रंग नीला था, और इसमें अगर हमने लोहा को डुबोया तो फेरस सल्फेट बन गया, फेरस सल्फेट हल्का रंग का हो गया। बस तो यही तो प्रश्न था कि जब लोहे की कील को हम कॉपर सल्फेट की विलयन में डुबोते हैं तो उसका विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो इस प्रकार आप लिख सकते हो। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो इसको हटा देता हूँ। अब अगला जो प्रश्न आपको याद करना है, ये वाला प्रश्न पूछता है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। कह रहा है कि जो मैग्नीशियम रिबन है अगर उसको आप वायु की उपस्थिति में जला रहे हो तो उसको साफ क्यों करते हो। तो हम लोग उत्तर लिखेंगे कि मैग्नीशियम जो है बहुत ही क्रियाशील धातु है। जब हम इसे खुले में रख देते हैं तो इसकी बाहरी सतह जो है वातावरण की ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बना लेती है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड की यह परत काफ़ी स्थिर होती है और ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम की पुनः प्रतिक्रिया को रोकती है, और इस परत को हटाने के लिए रिबन को रेत माल द्वारा साफ किया जाता है। अब समझने का प्रयास करिए, तो नोट हो गया ना, नोट कर लो, समझो। देखो मैग्नीशियम अधिक अभिक्रियाशील, देखो ये जैसे मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम अधिक अभिक्रियाशील है। अगर इसको मैं वायु की उपस्थिति में इसे खुला छोड़ दूंगा तो इस पे धातु ऑक्साइड, ठीक है, धातु मैग्नीशियम ऑक्साइड की इस पे परत जम जाएगी। तो ऑलरेडी इस पे परत जमी हुई है, और जब इसको मैं जलाऊंगा तो ऑलरेडी वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर चुकी है, तो दोबारा जब ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराऊंगा तो करेगी नहीं करेगी। तो इसलिए रेत माल से पहले उस जो ऑक्साइड की परत पहले से जमी हुई है उसको साफ करेंगे, इसके बाद जब इसको जलाएंगे तब जाके उसके साथ अभिक्रिया करेगी। तो यही पॉइंट था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। इतना ही पॉइंट आप लोगों के पूरे केमिस्ट्री में सारे प्रश्न थे, सभी करा दिया। एक क्वेश्चन बाहर से नहीं जाएगा, लिखित बता रहा हूँ आप लोगों को, बस आप लोग अच्छे से पढ़ो। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, वीडियो कैसी लगी है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।